जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्राचीन भारत में इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी कि जो प्राचीन भारत हम पढ़ेंगे इसमें इसको जानने के जो इतिहास रहे हैं, इसके क्या क्या स्रोत रहे हैं, हम इन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और पहली बार मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को ऑन करने से ये बेनिफिट होगा, फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। जब भी हम अपनी नई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ये जो क्लास ली जा रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेसिक से ली जाएगी, कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं जाएगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म से सारा कुछ आपको निचोड़ मिल जाएगा। तो आशा करेंगे कि आप जो है हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे। चलिए हम आप क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत, तो ये इतिहास के स्रोत को हम तीन भागों में बांटते हैं: पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक जो साक्ष्य को हमने कई भागों में बांटा है। पहला है भौतिक अवशेष, यानी कि स्मारक भवन, सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां और चित्रकला और मोहरे। विदेशी यात्रा विवरण में हमने कई भागों में, चार भागों में बांटा इसको। पहले है यूनानी, यानी कि विदेशी यात्रा विवरण क्या है, जो बाहर से लोग भारत में आए थे और उन्होंने जो है अपने वृत्तांत लिखे हैं, अपने ग्रंथ लिखे हैं, उनमें जो बताया है। तो यूनानी आए, रोमन, अरबी, चीनी आए। इसके बाद साहित्यिक स्रोत को हमने दो भागों में बांटा: धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा: ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण और स्मृति आती हैं। जबकि गैर ब्राह्मण को दो भागों में बांटा हमने: बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को। बौद्ध ग्रंथ क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, बुद्ध चरित्र। जबकि जैन ग्रंथ को हमने तीन भागों में बांटा: कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचाराग सूत्र। गैर धार्मिक साहित्य कौन थे? राजतरंगिणी, हर्षचरित, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है, और संगम साहित्य। इसके बाद क्या है कि पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या था। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन की, तो उसमें पुरातात्विक स्रोत जो है सबसे महत्वपूर्ण माने थे। इन्हीं के माध्यम से बताया गया कि ये जो है उस काल का रहा होगा। इसके अंदर खुदाई से निकली सामग्री जैसे सिक्के, अभिलेख, भवन, मूर्ति, चित्रकला आदि आते हैं। यानी कि जो खुदाई के दौरान, पुरातात्विक साक्ष्य में जो खुदाई के दौरान हमें चीजें मिली हैं, उनको महत्वपूर्ण माना गया है। पुरातात्विक उत्खनन दो प्रकार के होते हैं: एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर उत्खनन से किसी संस्कृति का काल मापन किया जाता है। नेक्स्ट है उत्खनन से प्राप्त हुई वस्तु का आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि वस्तु की पहचान करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसकी आयु ज्ञात करने के लिए तो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब बताए सिक्के। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि जो अगर हम कहते हैं कि भाई मुद्रा शास्त्र क्या है, इसमें किसका अध्ययन होता है, तो सिक्कों का अध्ययन होता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इनसे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? सिक्कों का। भारत में प्रारंभिक सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। यानी जो भारत में प्रारंभ में सिक्के चले उनको क्या कहा गया? तो उनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल उन पर विभिन्न आकृतियां, मछली, हाथी, पेड़ आदि विद्यमान होते थे। इन के जो थे जो ये सिक्के थे, इन पर केवल आकृति थी किसकी? मछली की थी, हाथी, पेड़ आदि, ये बस विद्यमान थे। इन पंचमार्क सिक्कों को सबसे पहले 1800 ईस्वी में कोयम्बटूर, यहीं के तमिलनाडु में कर्नल कोल्डवेल द्वारा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त या लेख युक्त सिक्के हिंद यूनानी, हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक सिक्कों में प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया गया था, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता था। बाद में राजा या जारीकर्ता के नाम, गिल्ड या व्यापारी, देवताओं या तिथि का उल्लेख सिक्कों पर किया जाने लगा।
शुरुआत में तो किसी भी सिक्कों पर प्रतीक नहीं था, लेकिन बाद में जो राजाओं या जो उन सिक्कों को जारी करा था, जिसे गिल्ड व्यापारी भी कहते थे, उन्होंने क्या किया, देवताओं का या उन पर कोई तिथि इन पे बनानी शुरू कर दी, उनका चित्रों पर उल्लेख करना शुरू कर दिया था। ये सिक्के कालानुक्रम के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास के निर्माण में सहायक होते हैं। इससे पता चलता है, उन चित्रों से पता चलता था या उन तिथियों से पता चलता था या मूर्तियों से जो चित्र बनते थे देवी देवताओं के, उनसे यह पता चलता था कि ये किस धर्म के हैं, किस संस्कृति के लिए प्रचलित है और किस इतिहास से जुड़े हुए हैं। स्थानीय और सीमा पर लेन देन में इन सिक्कों का प्रयोग हमें विभिन्न शासक, राजवंशों और उनके शासन की सीमा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सिक्कों में प्रयुक्त धातु और सिक्कों की संख्या एक राज्य में व्यापार, वाणिज्य और वित्त की स्थिति की ओर इशारा करते हैं, इंगित करना, इशारा करना, की ओर इशारा करते हैं। इनके सिक्कों में प्रयुक्त धातु, किस धातु का प्रयोग हुआ, सिक्कों की संख्या क्या रही, एक राज्य में व्यापार में क्या क्या इस्तेमाल किया, वाणिज्य और वित्त की स्थिति में उनका जो है कैसा वित्त रहा होगा, मतलब कि राजकोष कैसा रहा होगा उनका, तो इसकी ओर इशारा करते हैं। उत्तर गुप्तकालीन कुछ सिक्के उस अवधि में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट की ओर इशारा करते हैं। उत्तर गुप्तकालीन, उत्तर के जो गुप्त काल था, उस गुप्त काल में कुछ सिक्के उस अवधि में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट, कि व्यापार में और वाणिज्य में कैसे गिरावट आई, उस ओर इशारा करते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिक्कों की। जैसे कि सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाण शासकों ने। तो उसमें मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले विशुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। नेक्स्ट है सबसे पहले, ये सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी थे, गुप्त शासकों ने। तो सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट है सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए, ये भी कुषाण शासकों ने जारी किए। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। नेक्स्ट है सीसे एवं टीन के सिक्के सातवाहन शासकों के द्वारा चलाए गए। सीसे एवं टीन के सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए। सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए या किसने चलाए थे, मौर्य शासकों ने चलाए थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्य शासकों द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट है पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी। तो अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेख क्या होता है, जिस किसी के द्वारा लिखे गए लेखों को क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेखों को इंग्लिश में क्या कहता है, एपिग्राफी कहा जाता है।
तो एपिग्राफी जो है इनके अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। जबकि प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं, यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र, और प्राचीन लिपियों के अध्ययन को, जो लिपियां लिखी गई थी, वो पैलियोग्राफी कहा जाता है उसे। भारत में अधिकतर अभिलेख मोहरे, प्रस्तर अभिस्तंभों, चट्टानों, तांबे की पत्रों, मंदिरों की दीवारों और ईंटों या चित्रों पर उत्कीर्ण है। जो अधिकतर सिक्के अभिलेख लिखे गए हैं किन किन पे, मोहरों के द्वारा लिखे गए, प्रस्तर स्तंभों पर लिखे गए हैं, चट्टानों पर, तांबे के पत्रों पर, मंदिरों की दीवारों पर, ईंटों पर या चित्रों पर लिखे गए, उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम इन्हें प्राकृत 300 ईसा पूर्व भारत भाषा में लिखा जाता था। प्राकृत किसमें लिखा था, प्राकृत भाषा में लिखा जाता, कब, 300 ईसा पूर्व में। तत्पश्चात संस्कृत में और उसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाने लगा। अभिलेखों से सामान्य जन, अधिकारी, सामाजिक, धार्मिक और प्रशासन जैसे अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही शाही आदेश के बारे में भी पता चलता है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथ से संकलित हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित हैं। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरामाइक लिपियों में प्रयोग किया गया है। इनके जो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए उनकी भाषाओं में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में, अरामाइक लिपि में, इनमें लिखा गया है। अभिलेखों में प्रस्तुत लिपियां कौन से, प्राकृत लिपि, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। जो प्राकृत भाषा के सबसे पहले जो लिखे गए थे अभिलेख वो किसमें, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। खरोष्टी लिपि, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि कुछ अभिलेख अशोक के खरोष्टी लिपि में भी हैं और इस लिपि को कैसे लिखा जाता, दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि, यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। यूनानी एवं अरामाइक लिपि, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अभिलेख मिले हैं वो किसमें मिले हैं, अशोक के अभिलेख अरामाइक लिपि में मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले यानी कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने, 1837 में जेम्स प्रीसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मी लिपि में शिलालेखों को सबसे पहले किसने, ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले शिलालेखों किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था 1837 में, या 1837 में ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया, जेम्स प्रीसेप के द्वारा। तो कई तरह से ऐसा क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ अभिलेखों से दान, भूमि, अनुदान और राजाओं तथा विजेताओं, समुद्रगुप्त और पुलकेशिन द्वितीय आदि की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्राचीन 1400 BC अभिलेख मध्य एशिया में बोगजकाई से प्राप्त हुए। यानी कि ये एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बोगजकोई से प्राप्त हुए हैं। और ये बोगजकोई कहां पड़ता है, मध्य एशिया में पड़ता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य एशिया में स्थित बोगजकोई से सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए, कब प्राप्त हुए, तो 1400 BC में प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहां से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इस अभिलेख पर इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी खोज 1907 में हुणो विनकलर द्वारा की गई थी। इस अभिलेख की लिपि किलाक्षर है। नेक्स्ट है विशिष्ट तथ्यों से संबंधित अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी सर्वप्रथम अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन का कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, और सबसे पहले लिखा अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख इसके दरबारी कवि कीर्ति द्वारा रचित है। यानी कि जो अभिलेख था ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा, किसके, पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि था उसके द्वारा लिखा गया है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कौरवाकी एवं तीव्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी। भानुगुप्त में एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। गोपराज नामक सैनिक की पत्नी थी, उसका जो है एक लिखित साक्ष्य मिला है भानुगुप्त के राज में, एरण अभिलेख में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था।
यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार अगर इसको पढ़ा जाए तो इससे पता चलता था कि उसका उद्देश्य, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य क्या था, पूरी पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगर हुणों को आक्रमण के बारे में पता चलता है तो भीतरी अभिलेख में मिलता है, और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के हैं। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख से यशोवर्मन को जनेंद्र कहा जाता है, यानी कि जनेंद्र किसको कहा गया, यशोधर्मन को, यशोधर्मन को कहा गया है। और किसमें, मंदसौर अभिलेख के माध्यम से। ये भी यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि मंदसौर अभिलेख में जनेंद्र को क्या कहा गया है, जनेंद्र किसको कहा गया, यशोधर्मन को कहा गया, या मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को क्या कहा गया, जनेंद्र कहा गया है। और एक होता है यशोधर्मन को जनेंद्र किस अभिलेख के माध्यम में कहा गया है, तो मंदसौर अभिलेख में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। कहां है, मेहरौली स्तंभ लेख। और ये कहां, मेहरौली कहां है, लौह स्तंभ दिल्ली में पड़ता है। ये कभी दिल्ली जाओ तो वहां लौह स्तंभ है मेहरौली में, और आसपास कुतुब मीनार के आसपास है, तो वहां पर आप देख सकते हो। वो चंद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है उसमें। अब है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण क्या क्या है, यूनानी, रोमन या चीनी इतिहासकार या राजनयिक तथा तीर्थ यात्रियों या नाविकों, खोजकर्ताओं आदि के विवरणों के द्वारा हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण की जानकारी पूरी तरह से ग्रीक स्रोतों पर आधारित है। जो सिकंदर के आक्रमण है किस भाषा में, इस जानकारी में ग्रीक स्रोत, जो ग्रीक के स्रोत मिलते हैं उन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने लिखी गई पुस्तक है। ये भी एक स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक जीके का, यहां समझ जाता है कि मेगास्थनीज किसने लिखे, मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका, इंडिका की लिखा मेगास्थनीज। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार संतुलन का वर्णन प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि इन यात्रियों का उस समय के राजाओं ने स्वागत किया और उन्होंने लगभग उस पहलू के बारे में लिखा जो उन्होंने वहां देखा था, जैसे वस्तुकला, सामाजिक विभाजन, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं आदि। अब कुछ लेखकों के बारे में बता दें उन्होंने क्या क्या लिखा है। पहले है यूनानी लेखक, यूनानी में हेरोडोटस, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, उन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। दूसरा है मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इन्होंने इंडिका की रचना की। स्ट्रैबो, इन्होंने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। टोलेमी, इन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में प्राचीन भारतीय भूगोल का वाणिज्य की जानकारी दी है। फायन, ये थे यूनानी लेखक। अब है चीनी लेखक। चीनी लेखक में पहला फायन जो 399 से 414 में आया। यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। इसकी रचना फेगुओजी है। इसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का विवरण मिलता है। हेनसोंग 629 से 645, ये हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इनकी रचना सीयू की है। इतसिंह 671 से 693 ईस्वी में इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। चाओ जू हुआ 1225 से 1254 ईस्वी, इन्होंने चीनी अरबी व्यापार का वर्णन दिया। नेक्स्ट है रोमन लेखक। रोमन लेखक में पहले प्लिनी, इन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों का विवरण दिया। यानी कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी, प्लिनी ने लिखी। उसमें किसका संबंध है, व्यापारिक संबंध है। किसके, भारत के और इटली का। सुलेमान 9वीं, ये अरबी लेखक था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया था। इसकी रचना सिलसिला उत तवारिख है। इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राज्यों का वर्णन मिलता है। अल बिलादुरी 9वीं शताब्दी में आया। इसकी रचना फतुहल बुल्दान थी। इसमें भारत पर अरब आक्रमणों का विवरण मिलता है। यानी कि भारत के और अरबों के बीच में जो युद्ध हुआ, आक्रमण हुए, उनका विवरण मिलता है। अल मसूदी 957 ईस्वी, इसकी रचना महयल जहान थी। इसमें उन्होंने प्रतिहार, पाल राष्ट्रकूट नरेशों के मध्य स्वाभाविक शत्रुता एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का वर्णन किया। अल बरूनी आया इसके बाद, जो 1024 से 1030 तक ईस्वी तक रहा। ये गणित एवं ज्योतिषविद थे। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ आक्रमण किया था, उस समय यह भारत आया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक कौन रहे?
सर विलियम जोन्स 1789 ईस्वी में इन्हें अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। 1785 में विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? 1785 में विल्किंस ने किया था। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए डी कौशाम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में 4 वेद, रामायण और महाभारत, स्मृतियां और धर्मसूत्र, महाकाव्य, जैन और बौद्ध ग्रंथ, विभिन्न साहित्य, संगम साहित्य, नाटक आदि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इनका साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करें किनको रखा गया था? 4 वेद। चारों वेद कौन कौन से? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। रामायण और महाभारत को रखा गया। स्मृतियां लिखी गई हैं, धर्मसूत्र, महाकाव्य जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो लिखे गए हैं, विभिन्न साहित्य, संगम साहित्य, नाटक आदि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इन सबको क्या है? साहित्यिक स्रोत में रखा गया है। ये स्रोत हमें प्राचीन काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन पांडुलिपियां बर्च की छाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई। इनके सबसे पहले जो पांडुलिपि लिखी गई तो बर्च की छाल पर लिखी गई थी और ताड़ के पत्तों पर लिखे गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य शासन और उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रशासन और समाज का विस्तृत विवरण मिलता है। पुराण से हमें गुप्त शासक तक के राजवंशीय इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष थे, यानी कि पुराणों के जो रचयिता हैं पुराण के लोमहर्ष थे। नेक्स्ट है कि रामायण एवं महाभारत से हमें भारत की संस्कृति एवं सभ्यता, प्रशासनिक व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रामायण को चतुर्विंशति या सहस्त्र संहिता, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में पूछने के लिए। और नेक्स्ट है कि ये स्रोत भाषा, लिपि और लेखन शैली के उपयोग के संदर्भ में भी जानकारी प्रदान करते हैं। अब कुछ है प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, जैसे कि रचनाकार है विशेष तथ्य के। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। किससे संबंधित है? व्याकरण ग्रंथ से। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। मौर्य काल के विषय में जानकारी देते हैं। महाभाष्य किसने? पतंजलि ने लिखा है। पुष्यमित्र सूंग के विषय में जानकारी देते हैं। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी है, मौर्य काल के विषय में जानकारी देते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा, किसके बारे में? मौर्य काल की जानकारी देता है। नीति शास्त्र किसने लिखा? कामदक ने लिखा और गुप्तकालीन राजतंत्र के विषय में लिखा गया है। माल विकांगनी मित्र कालिदास के द्वारा लिखी गई रचनाकार है कालिदास, सुंगवंश के बारे में जानकारी देते हैं। रचना किसने लिखी है? ये मच कटिकम, ये शूद्रक ने लिखी है। किसके बारे में लिखा है? गुप्तकालीन समाज का वर्णन मिलता है इसमें। हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी और हर्ष की उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हैं। रामचरित किसने लिखी है? संध्याकार नंदी ने लिखी है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि का वर्णन करता है। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।